दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक जो है शुंग वंश, आपका जो कान्व वंश, ये सब के बारे में पढ़ लिया था बिहार स्पेशल के अंतर्गत। तो आज हम लोग देखेंगे जो बिहार स्पेशल में जो प्राचीन इतिहास है उसका, हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बिहार स्पेशल में जो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ आपसे मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप सभी इसको ध्यान से देख सकते हैं। हम बात करें गुप्त वंश की, तो जो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। और जो इनका जो शासनकाल, यानी जो श्रीगुप्त का जो शासनकाल है, ये कब से कब का था? तो ये है उनका 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में है। तो इन्होंने स्थापना की थी गुप्त वंश का। कौन? श्रीगुप्त ने। हम बात करें कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था घटोत्कच। और उनका जो शासनकाल था वो था 280 से 320 ईस्वी था। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। यानी कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा गुप्त शासन था पहला जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों वो कौन है? वो है आपका घटोत्कच, जिसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त जो प्रथम है और इनका जो शासनकाल है वो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक है इनका। और गुप्त वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक बोला जाता है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि इनके समय जो है बहुत सारे काम हुए थे, तो इसलिए इनको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। हम बात करें कि उन्होंने 320 ईस्वी में क्या किया था, तो उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। आप लोग इस बारे में बहुत सारा जानते होंगे। जो संवत जो चलता है वो गुप्त संवत ये उसी समय का है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी जो कुमार देवी है उनसे शादी किया था। और वो प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा ऋद्धिराज की जो उपाधि है उन्होंने धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये था। उसके बाद हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो है कि इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है जो इतिहासकार एक जो स्मिथ है उनके द्वारा कहा गया था। हम बात करें कि जो समुद्रगुप्त है इनका जो शासनकाल है कब से कब का था? तो इनका जो शासनकाल है यह 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच में है। हम अब बात करते हैं समुद्रगुप्त ने क्या किया था। तो समुद्रगुप्त ने जो है पर क्रमांक और अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। इन्होंने जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि पर क्रमांक और अप्रतिरथ की जो उपाधि है इन्होंने धारण किया था समुद्रगुप्त ने। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर बात करें कि समुद्रगुप्त की जो अभियानों की चर्चा है वो जो किसके द्वारा की गई है? तो जो हरिसेन थे उनके द्वारा एक रचित की पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी अभियान चलाए गए थे उनके शासनकाल में, तो उन सभी का क्या है इसमें वर्णन दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये जो है हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया था। फिर बात करें कि उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। मतलब कि जब समुद्रगुप्त ने जब अभियान चलाया था तो उस अभियान में क्या किया था? उन्होंने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिण के 12 राजाओं को उन्होंने पराजित किया था। इसीलिए क्या कहा, इनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हम बात करते हैं कि कविराज, जो समुद्रगुप्त को है वो कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है संगीत के भी प्रेमी थे और इन्होंने इनको इसीलिए कविराज भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है आपका समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो जी हाँ, इसीलिए इनको कविराज भी कहा जाता है। अब बात करें कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? दोस्तों जो इनका दरबारी कवि था वो कौन था? वो हरिसेन था। इनके बारे में आप लोग जान लें कि जो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हम बात करें कि जो समुद्रगुप्त है उन्होंने किस धर्म को जो है वो माना था? तो वो धर्म था वैष्णव धर्म। जो समुद्रगुप्त है उन्होंने वैष्णव धर्म को माना था। और समुद्रगुप्त द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ है जो कराने के लिए, मतलब उनका जो प्रमाण मिलता है कि यानी जो समुद्रगुप्त है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में जो रामगुप्त है, रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। यानी कि
जब समुद्रगुप्त के बाद जब शासन की बात आती है तो उसमें रामगुप्त जो है वो राजा बने थे, लेकिन वो क्या थे, अयोग्य शासक थे, इसीलिए उनकी जो हत्या है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया था और उन्होंने उसके बाद जो राजगद्दी है उन्होंने प्राप्त की थी। अब हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इनका जो शासनकाल है यह जो है आपका 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच में है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके 389 ईस्वी में जो विक्रमादित्य है कि उसकी उपाधि धारण की थी। तो ये किसने किया था, जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, आपका देवराज और देवश्री जैसी उपाधि भी धारण की थी। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो देवगुप्त है और देवराज है, ऐसी उपाधि इन्होंने किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। फिर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने किससे शादी किया था, तो उन्होंने ध्रुव देवी और कुबेरनाग से उन्होंने शादी किया था। कुबेरनाग से जो उत्पन्न उनकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त का जो शादी उन्होंने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। जो आगे देख लेते हैं, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद क्या है, प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिता के रूप में शासन किया और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सराहना से गुजरात और कठियावाड़ पर भी विजय प्राप्त की थी। उसके बाद है कि चीनी यात्री जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आए थे। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे वो कौन से विदेशी शासक जो भारत में आए थे, और उन्होंने क्या किया, 14 वर्षों तक जो चीनी यात्री जो फाहियान है 14 वर्षों तक उन्होंने जो भारत में अपना जो है रहना होना किया था। उसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली और लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। जो मेहरौली में जो लौह स्तंभ है उस पर जो है चंद्र के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को संबोधित किया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ये पूछता है कि जो चंद्रगुप्त के जो समय जो नवरत्न थे उसमें कौन कौन थे, तो उसमें थे आपके कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वाराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, आपका है इसमें घटक परकर, छपनक और भरूची। ये जो है ये सारे नवरत्न थे और जो नवरत्न हैं इनके द्वारा ही मतलब इनके मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो बोलते थे इनके सहायता से ही जो चंद्रगुप्त है वो सरकार चलाते थे। अब आइए आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का जो पुत्र था, यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उनका एक पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने ही इसके बाद चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उनके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गद्दी पर संभाली थी, मतलब जो गुप्त बनकर उन्होंने शासन किया था। तो हम बात करें कि इनका जो शासनकाल हो कब से कब का था, तो इनका जो शासनकाल है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच में है। अभी जो है आप लोग देखते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है काफ़ी चर्चित में है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कुछ एस्टेब्लिश वगैरह के बारे में। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कुमारगुप्त के समय ही हुई थी। गुप्त काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये हम सभी जानते हैं। बाद में ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र बन गया था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक में है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा कि ये किस शासन के समय बना था और इसको जो है किसने नष्ट किया था। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 1192 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी था उन्होंने क्या किया कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो मतलब उसने आग लगा दिया था। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का जो आक्रमण है वो किसके समय हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया, यानी कि जो स्कंदगुप्त समय क्या हुआ था कि जो है आपका हूणों को जो है हूणों ने आक्रमण किया था जिसको उन्होंने बाहर भगा दिया था हूणों को। भैया आगे देखते हैं। आगे है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। जो मौर्य वंश के जो शासक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो उसी का जो रीएस्टेब्लिश बोल सकते हैं पुनरुद्धार जो है उन्होंने किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। फिर बात करें स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी VBI है, इसको जरूर देखिएगा। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था, विष्णुगुप्त था।
गुप्त वंश के जो साथ है मगध वंश का एक तरीके से कह सकते हैं कि अंत हो गया, क्योंकि यहाँ के बाद जो है पाल वंश जैसे जो वंश वगैरह है वो आने लगे थे। अब बात करें कि इतिहासकार बी स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कुमार जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। तो ये बहुत ही वीवीआई है कि जो स्वर्ण काल है वो किस लिए कहा गया था। तो जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी इसके कारण ही गुप्त वंश को जो है एक तरीके से जो गुप्त काल था, तो गुप्त काल को क्या कहा गया था, स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा गया था। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है गुप्त वंश के बाद जो है पाल वंश को देख लेते हैं। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। पाल वंश की जो स्थापना है ये गोपाल के द्वारा की गई थी 750 ईस्वी में। उसके बाद गोपाल जो है अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बिहार शरीफ में है। तो ये भी देखिएगा कि जो अदंतपुरी विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, तो बिहार शरीफ में, और इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। अब बात करें कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है उसकी स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय और आपका जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किसने की थी। तो उदंतपुरी के आप लोग समझ गए होंगे कि गोपाल ने की थी, जो कि पाल वंश की स्थापना भी की थी। उसके बाद इनका जो इसी वंश का जो प्रमुख शासक था वो धर्मपाल था। उनके द्वारा क्या हुआ था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है उसकी स्थापना की गई थी। सोमपुर महाविहार यानी कि जो अभी वर्तमान बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। अब बात करें कि धर्मपाल ने त्रिपक्षीय वो आपका जो संघर्ष था, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष में उसने क्या किया था, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट है और शासक ध्रुव प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय बाद कनौज पर अधिकार भी किया था। धर्मपाल ने इतना, ये जो ऊपर वाला है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। धर्मपाल ने उत्तरापदस्वामी की धारण की थी। ये भी देख सकते हैं कि धर्मपाल ने है जो किसकी उपाधि धारण की थी, तो उत्तरापदस्वामी की जिन्होंने धारण किया था जो उपाधि है। धर्मपाल के जो बाद उसका पुत्र जो है देवपाल बना था 810 ईस्वी में। और देवपाल ने कहा किया था कि मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित किया था। देवपाल ने जावा जो कि इंडोनेशिया है के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल जैसे शासक ने जो है पाल वंश पर शासक किया था। तो यही था जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद जो पालकर्णी जो कांसे की मूर्तियां हैं अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, और इसमें जो है धीमन और विठल पाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी जो कांसे की जो मूर्ति बनती थी ये कौन बनाते थे, वो धीमन और विठल पाल, ये जो कलाकार थे, तो इसको ही प्रवर्तक माना जाता है जो कांसे की जो मूर्तियाँ थी इसके बारे में। तो दोस्तों यही था हमारा आज का ये टॉपिक। इसमें हमने गुप्त काल को और पाल वंश को कंप्लीट किया है। आगे हम कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको देख लेंगे। इसके बाद हमारा जो प्राचीन बिहार जो है लगभग समाप्त हो चुका है। देखिए प्राचीन बिहार इक्वल टू प्राचीन भारत भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग सेम कंटेंट है और यहाँ से जो है आपके सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई शिकायत या सुझाव भी हो तो आप हमें वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।